हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो रहेगी ये क्लास 9th के जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ना टर्म सेकंड के, तो उनके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ही ये जो वीडियो लेकर आया हूँ मैं केवीएस के क्वेश्चन पेपर की लेकर आया हूँ, एसएसटी की, ठीक है। अब आपका एसएसटी का एग्ज़ाम है तो एसएसटी की वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं क्वेश्चन और आंसर के साथ आपसे डिस्कस करूँगा और जो भी डीओई ने प्रैक्टिस पेपर इशू किए हुए हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, हिंदी का, इंग्लिश का, ठीक है। मैंने सारी की सारी वीडियो बना रखी हैं, इंग्लिश मीडियम में बना रखी है, हिंदी मीडियम में बना रखी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, बहुत डीपली समझाया हुआ है, ठीक है। कुछ चीज़ें हो सकता है उसमें भी रह गई हूँ, ठीक है। तो अब इस वीडियो में मैं आपसे जो एसएसटी का केवीएस का पेपर हुआ था, केंद्रीय विद्यालय संगठन का, ठीक है, आपका और उनका सिलेबस सेम होता है क्योंकि सीबीएसई को फॉलो करते हैं। अगर दिल्ली के बाहर भी सीबीएसई के कोई फॉलो किया जाता है तो उनका पैटर्न एग्ज़ाम का सेम रहने वाला है, ठीक है। तो अब हम एक एक क्वेश्चन करके स्टार्ट करेंगे इसमें, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? इन वनों की कोई दो विशेषताएं बताएं, ठीक है। देखिए, मैंने जो आंसर आपको दिखाऊंगा हिंदी मीडियम में दिखाऊंगा, ठीक है, और बाकी इंग्लिश मीडियम वाले समझ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर आर एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया? मतलब जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना वो इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं? इसने बोला गिव एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फॉरेस्ट। देखिए, ये आपका जियोग्राफी है ना, ठीक है, उसमें से आप लिया गया चैप्टर से, जिस चैप्टर में वनस्पति के प्रकार बताए गए हैं ना, आप देखना जियोग्राफी में 4th होगा या 5th होगा, ठीक है। तो उसमें आपने देखा होगा एक एवरग्रीन फॉरेस्ट है, डेसिड्यूस फॉरेस्ट है, ठीक है, तो उसमें से ये लिया गया है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आया ना, इसके आसपास के क्वेश्चन भी आप कर लेना और प्रैक्टिस पेपर डीओई के अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर देखो। देखिए, ये आंसर मैं आपको बड़ा सा दिखा रहा हूँ, ठीक है, और एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो आपसे पूछा गया कहाँ पर जो है ना पाए जाते हैं, तो अगर 1 नंबर में आया है तो आप इतने बताएंगे, ये वन पश्चिमी घाट की ढलानों, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, असम की ऊपरी भागों, तटीय तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। कोई से भी आप 2 बता दीजिएगा, ठीक है। और सदाबहार वन के बारे में ये मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि देखिए, वो वन होते हैं, मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट वो होते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। ये जो वन होते हैं ना, अपने पत्ते कभी एक साथ नहीं गिराते, ये हरे भरे रहते हैं। और इन वनों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लें इन्हें। और इनमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ है कि सदाबहार वन में पाए जाने वाले 2 वृक्षों के नाम बताओ, जैसे आबनूस, महोगनी, रोजवुड, इस तरीके से, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? नेक्स्ट है, 1917 क्रांति से पहले रूस में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मौजूद थी? मतलब 1917 की जब क्रांति हुई थी ना, उससे पहले वहाँ की जो इकोनॉमी थी ना वो कैसी थी? व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमी एग्जिस्टेड इन रशिया बिफोर द 1917 रेवोल्यूशन? देखिए, जो अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा उसका अब आंसर में केवल इतना लिखेंगे कि जो 1917 की जो रूस की क्रांति थी ना, उससे पहले अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई थी, ठीक है। बाकी एक जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये आपकी बुक का, यह हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे बुक में कि 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी। तो यहाँ बहुत सारे पॉइंट हैं, ठीक है। तो मैं तो ये केवल दिखा रहा हूँ, आप इसे सेल्फ पढ़ेंगे, ठीक है। और मेन जो 2 नंबर के क्वेश्चन में बोले ना, तो आप उसमें इतना बता देंगे भाई बहुत हालत ख़राब थी, इसमें से कुछ पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई थी, बहुत बुरा हाल था, ठीक है। आप देख सकते हैं 1917 की रूस की क्रांति की शुरुआत से पहले ना ही किसी प्रकार के सुधारों की आशा थी और ना ही किसी प्रकार के सुधारों की आशा भी नहीं थी। स्वार्थपन से भरा हुआ था सब कुछ, मजदूरों को शोषण हुआ करता था। इस तरीके से आप 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं उस क्वेश्चन में जो भी आपको दिखाया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और बुक में एक क्वेश्चन ये वाला होगा ना, ये भी देख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो अब आगे देखिए, अब डियर स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग
कंस्टिट्यूएंसी मतलब निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं, आचार संहिता क्या होती है। ठीक है, सुनिए अब। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ आंसर, निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं। देखिए चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया जाता है, इन्हें निर्वाचन क्षेत्र या सीट कहते हैं। समझ में आ गया, इतना लिखना है। अगर आप और जानना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि भारत देश में पूरे देश के जो क्षेत्र होते हैं उसको अलग अलग भागों में बांट देते हैं। तो उनमें जो है ना व्यक्ति जो चुनाव लड़ने के लिए खड़े होते हैं अलग अलग पार्टी से होते हैं वो, और उसी इलाके की जनता वोट देती है। तो जिसको ज़रा वोट मिल जाएंगे वो उसकी सीट हो जाएगी, मतलब वो उसका नेता बन जाएगा उस इलाके का। ठीक है, अगर विधानसभा के चुनाव है तो विधायक बन जाएगा, लोकसभा के हैं तो लोकसभा सांसद बन जाएगा। इस तरीके से होता है। अगर नगर निगम के तो निगम पार्षद बन जाएगा, इस तरीके से होता है। और देखो ये बाकी जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये भी अच्छे से करेंगे। सपोर्ट मटेरियल अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं कि आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव किसे कहते हैं। देखिए आम चुनाव जब 5 साल के बाद होते हैं उसे आम चुनाव कहते हैं, लेकिन अगर लोकसभा या विधानसभा 5 साल से पहले भंग हो जाती है तो उसे मध्यावधि चुनाव कहते हैं। और अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, वो इस्तीफा दे देता है, तो मतलब सीट खाली रह गई तो उसे उपचुनाव कहते हैं। तो आपको तीनों पता होना चाहिए, आम चुनाव क्या, मध्यावधि चुनाव क्या और उपचुनाव क्या है। ठीक है, और लोकसभा की ना 543 सीटें होती हैं, और इसमें अगर 2 प्लस कर देंगे ना तो 2 सदस्य जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं। उसके बाद आप आगे आ जाइए, और देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो एससी है ना, शेड्यूल कास्ट, उसकी 84 सीट रिजर्व होती है, और एसटी जो होते हैं 47 की सीट जो रिजर्व्ड होती है। ठीक है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा की जो निर्वाचन क्षेत्र है लद्दाख सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा चांदनी चौक है जो दिल्ली का है। ठीक है, और मतदाता सूची आपको पता है ना, जिसके अंदर मतदाता का नाम होता है, जो चुनाव के दौरान जो है वोट डालने जाएंगे। ठीक है, जिनका नाम होता है। और आपको एक और पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या होती है। ऐसी मशीन होती है जिसमें जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे होते हैं उनका उसमें नाम होता है, उनकी पिक्चर होती है। ठीक है, और जो है उसमें जो मतदाता अपना मत जो है वहाँ पर दे सकता है, जिस पार्टी को पसंद करता है उसके चुनाव चिन्ह के सामने बटन दबा देता है, वही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है। ठीक है, आगे देखते हैं अब। देखिए अब नेक्स्ट है आचार संहिता क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। देखिए आचार संहिता लिखा आ जाए या आदर्श आचार संहिता लिखा आ जाए, एक ही बात है। इसका मतलब ये होता है जब देखो चुनाव होने वाले होते हैं ना, ठीक है, तो जब चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर देता है ना, तो उस समय जितने भी चुनाव में भाग लेने वाली जो पार्टियां होती हैं उनको कुछ रूल्स रेगुलेशन को मानना पड़ता है। ठीक है, तो वही आचार संहिता कहलाते हैं। जैसे कि आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो आप पूजा स्थलों का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आप मंदिर में मस्जिद में जाकर ये नहीं बोलेंगे हमें वोट दीजिए। ठीक है, सरकारी वाहन, हवाई जहाज़ों एवं कर्मचारियों को चुनाव हेतु प्रयोग नहीं करेंगे आप। ठीक है, आचार संहिता क्या है तो आप ये बता देना कि आदर्श आचार संहिता या आचार संहिता कायदे कानूनों एवं दिशा निर्देशों की सूची है। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं ना, आप बोल देना आचार संहिता एक ऐसी सूची होती है जिसके अंदर जो चुनाव में भाग लेते हैं उन्हें किस तरीके का रवैया अपनाना है ना, ठीक है, उसके अंदर उसका ब्यौरा होता है। ठीक है, मतलब आप सिंपल भाषा में बोले जाते हैं ऐसी सूची चुनाव में किस प्रकार से बर्ताव करना है चुनाव लड़ने वालों को, उसी को बताने वाली जो सूची है वो आचार संहिता कहलाती है। ठीक है, तो आचार संहिता एक ऐसी सूची होती है जिसमें उम्मीदवार किस प्रकार से बर्ताव करेगा उसकी व्याख्या करती है। ठीक है, और जैसे एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल 1 या 2 आप लिख देना ये कि चुनाव प्रचार हेतु पूजा स्थलों का प्रयोग नहीं करेगा, जैसे नियम बनाया हुआ है। सरकारी वाहनों, हवाई जहाज़ों, कर्मचारियों का चुनाव हेतु प्रयोग नहीं करेंगे। एक बार चुनाव घोषित होने के बाद मंत्री किसी भी परियोजना की नींव नहीं रखेंगे, मतलब कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करेंगे कि हम ये योजना लाने जा रहे हैं, हम ये वादा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बाद में जो पार्टी सत्ता में होती है ना वो नहीं करेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वनस्पतियों और जीवों की विशाल विविधता है, इसके लिए जिम्मेदार किन्हीं 2 कारकों की व्याख्या करें। इंडिया हैज़ ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। देखो फ्लोरा का मतलब पता है क्या होता है, जितने भी विभिन्न प्रकार के हम पेड़ पौधे देखते हैं ना वो सब फ्लोरा में है। और ये जो फोना है ना, मतलब इसमें विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु एनिमल्स वगैरह है ना, बर्ड्स, वो सब इसमें आते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है ना इससे पूरी तरह से भरी हुई है फ्लोरा एंड फोना से। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके वजह से इंडिया में इतनी ज़्यादा फ्लोरा और फोना पाए जाते हैं, इतने प्रकार के जीव जंतु वगैरह इंडिया में पाए जाते हैं। तो आप ये लिखेंगे
जैसे भूमि, क्वेश्चन देखो चेंज हो गया आ गया, इस तरीके से था क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आप बोलोगे भूमि, भारत में देखो भूमि कई प्रकार की है, कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है ना। इस प्रकार से अलग अलग जब ज़मीन होगी तो इसलिए अलग अलग जीव जंतु पेड़ पौधे में मिलेंगे, ठीक है। और जैसे मरुस्थल की रेतीली ज़मीन पर कैक्टस कांटेदार झाड़ियों को उगने में सहायता मिल जाती है। गीली और दलदली अगर मिट्टी है तो उस पर जो है डेल्टाई वनस्पति उग सकती है, ये आप बता सकते हैं, ठीक है। देखो मेन जो है ना ये है सारे कि आखिर जो वनस्पति जगत और जो प्राणी जगत है, जो फ्लोरा फौना है, वो इतनी अलग क्यों है? क्योंकि तापमान, आर्द्रता, वर्षण, भूमि और मृदा ये सब अलग अलग होती है, तो जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनकी विविधता लाने में, ठीक है। तो ये आगे का है तापमान, सूर्य का प्रकाश, वर्षण। तो आप इसमें से कोई दो लिख सकते हैं जो आपको आसान लग रहे हो, ठीक है। वर्षण का मतलब होता है बारिश, कितनी बारिश होती है। तो भारत में बारिश के भी अलग अलग हैं। आपको पता होगा मौसिनराम जहाँ 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है। आपको मरुस्थल पता होगा, रेगिस्तान जहाँ 20 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। तो हमारे पास इतनी विविधता है ना, सूर्य का प्रकाश भी, ठीक है। आप देखो कर्क रेखा भी भारत से होकर गुजरती है, तो और कितना कर्क रेखा से दूर का इलाका भी कितना है भारत के पास, ऊपर भी नीचे भी। तो इसलिए प्रकाश का प्रभाव भी अलग अलग होता है। और इस प्रकार से हमारे पास जो अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ और पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। और आगे देखिए, फिर 5वां क्वेश्चन है कि गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के 2 तरीके का वर्णन कीजिए। देखिए जो पॉवर्टी लाइन है ना, उसके 2 मेथड कौन से हैं जो एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। देखो एक तो होती है आय विधि, इनकम मेथड, ठीक है। दूसरा होता है व्यय विधि, यानी कि कैलोरी से। आप सपोर्टिंग मटेरियल में देखेंगे आपको मिलेगा, ठीक है। तो आय विधि में जैसे 2011 के हिसाब से गांव में 816 और शहर में 1000 रुपये से अगर कम कमाते हैं तो अब गरीब माने जाते हैं, ठीक है। ये हमारी हो गई आय विधि। और अगर हम व्यय विधि की बात करेंगे तो व्यय विधि में अगर कोई गांव में आपकी 2400 कैलोरी से कम खर्च करता है, उसे मिलती है, और शहर में 2100 कैलोरी से कम मिलती है, तो वो गरीब माना जाता है, ठीक है। देखिए थोड़ा बहुत यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ मैं लिखा हुआ दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो और आप ना सपोर्टिव मटेरियल में बहुत अच्छा लिखा हुआ है आपका, तो सपोर्ट से कर लेना आप। ये लिखा है आय और उपभोग के स्तरों से 2 तरीके से मापा जाता है, ठीक है। 1-2 नंबर में तो इतना बहुत है ही, और बाकी यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ये आप पढ़ सकते हैं नॉलेज के लिए केवल। और ये देखो ये हमारा उपभोग विधि है, ठीक है। 2400 कैलोरी मैंने आपको बता दी आपकी गांव में, और 2100 कैलोरी आपकी शहर में होती है, ठीक है। जो मैंने अभी आपको आय और व्यय विधि बोला था ना, आय और व्यय विधि ना लिख कर ना, आप जो बुक में लिखा हुआ है ना, ये आय और उपभोग स्तर 2 विधि हैं, तो इसको लिख देना। आय विधि में मैंने बता दिया कितने रुपए होते हैं, और शहर में कितने हैं, 1000 रुपये है ना, और गांव में 816 है। एक बार फिर भी इसको कंफर्म कर लेना, ठीक है। और उपभोग विधि में आपको मैंने बता दिया ये इस तरीके से। बाकी देखो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन NSSO पे भी आ जाता है, इसकी फुल फॉर्म भी बहुत बार आई है एग्ज़ाम में, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ठीक है। और ये हर 5 साल में जो है पता लगाता है अलग अलग उसमें जाकर कि कितने संसाधन किसके पास हैं, कैसे कैसे, और फिर गरीबी कितनी है, कम हुई या नहीं हुई, उसके बारे में पता लगाता है। पढ़ लेना इसको, या नीचे लिखा हुआ है थोड़ा बहुत, ठीक है। और आगे देखते हैं अब नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कि भारतीय न्यायपालिका को विश्व में सबसे शक्तिशाली क्यों माना जाता है। मतलब हमारे देश की जुडिशरी है ना, वो मोस्ट पावरफुल कैसे है। आपको 3 रीज़न देने के लिए यहाँ पर कहा गया। ये आपकी पॉलिटिक्स की बुक है, उसी में से है, ठीक है। तो आंसर सुनो। देखिए अब न्यायपालिका की शक्तियाँ बताएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के पूछता है, बच्चे सोचते हैं कौन सा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो जब वो बोल रहे हैं कि अधिक शक्तिशाली है, तो क्या आप बताएंगे इसमें न्यायपालिका की शक्तियाँ बताएंगे कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। तो अब जैसे भारत का बोलते हो, भारत में लिख देना। भारत में अगर उसे लगता है कि विधायिका का कोई कानून अथवा कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के विरुद्ध है, तो उसे केंद्र अथवा राज्य स्तर पर अमान्य घोषित कर सकते हैं। देखो मतलब अगर कोई केंद्र मतलब पूरे देश का, और राज्य मतलब किसी राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर, उसे बोल सकते हैं इनवैलिड है। मतलब इतना पावरफुल है सर्वोच्च न्यायालय भारत का।
तो यहाँ भारत करके लिख देना। इस तरीके थोड़ा चेंज करना आपको आना चाहिए। इस प्रकार दूसरा पॉइंट, जब इसके सामने किसी कानूनी या कार्यपालिका की कार्यवाही को चुनौती मिलती है, मतलब कोई कहता है कि आपने गलत काम किया, तो वह उसकी संवैधानिक वैधता तय करते हैं कि वो वैध है या नहीं। इसे न्यायिक समीक्षा के नाम से जाना जाता है। इतना बहुत है, बाकी आगे पढ़ देता हूँ। दूसरे शब्दों में न्यायिक समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह विधायिका द्वारा पारित कानून अथवा कार्यपालिका द्वारा की गई कार्यवाही को ये जानने के लिए प्रयोग कर सकती है कि उक्त कानून या कार्यवाही संविधान द्वारा निषिद्ध है अथवा नहीं। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर विधायिका ने कोई कानून बनाया, ठीक है, तो ठीक है, यह कार्यपालिका द्वारा कोई कार्यवाही की गई, तो न्यायपालिका उसको जान सकते हैं कि वो सही है या गलत है, क्या संविधान द्वारा वो ठीक है या गलत है। यदि न्यायालय यह पाता है कि कोई कानून अथवा आदेश संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो यह ऐसे कानून या आदेश को अमान्य घोषित कर सकता है। ठीक है, और वैसे इसमें इतना बहुत था। ठीक है, भारतीय न्यायपालिका की शक्तियाँ अथवा स्वतंत्रता इसे मौलिक अधिकारों के संरक्षण के रूप में कार्य करने की अनुमति देते हैं। और भारतीय न्यायपालिका की जो शक्तियाँ ना तथा स्वतंत्रता इसे मौलिक अधिकारों के संरक्षण के रूप में कार्य करने की अनुमति देते हैं। इसका मतलब है कि भारत की न्यायपालिका इसलिए इतनी शक्तिशाली है क्योंकि ये मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करती है। क्या करती है, आप सिंपल लिख देना कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत में गरीबी के लिए औपनिवेशिक सरकार की नीतियाँ कैसे जिम्मेदार थी। देखो मैं आपको बता दूं कि ये बोल रहे हैं हाउ वर द पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। मतलब ये कह रहा है जो कॉलोनी, मतलब जो अंग्रेज लोगों ने हमें गुलाम बनाया था ना, तो उनकी जो पॉलिसीज थी ना वो किस प्रकार रिस्पॉन्सिबल थी हमारे इंडिया को पॉवर्टी की तरफ ले जाने में, मतलब पुअर बनाने में। तो देखो आप बना के लिख सकते हैं। 2 क्वेश्चन है, दोनों में से एक करना है। मैं इसको थोड़ा बहुत आपको दिखा भी देता हूँ। बाकी ये क्वेश्चन ऐसे बनाकर लिखने वाला 3 पॉइंट में बता सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो मतलब गवर्नमेंट कौन सी, ब्रिटिश, तो आप लिख देना ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज थी वो इंडिया के वेलफेयर के लिए नहीं थी, मतलब इंडिया के भारत के कल्याण के लिए नहीं थी, बल्कि वो ब्रिटिश कंट्री के ही वेलफेयर के लिए थी, कल्याण के लिए थी। ठीक है, वो सारा का सारा यहाँ रॉ मटेरियल, पता है भारत से सारा रॉ मटेरियल वो एक्सपोर्ट कर देते थे। ठीक है, मतलब हमारे देश का जो कच्चा माल था विदेशों में बेच देते थे और विदेशों से बना हुआ माल हमारे देश में इंपोर्ट कर लेते थे, जिससे कि भारत की इकोनॉमी जो डैमेज हो थी। और फिर अगले पॉइंट में लिख देना कि वो केवल उन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन भारत में कर रहे थे जिससे उनकी इनकम ज़्यादा रेस हो सके, जैसे रबड़ का, चाय का, कॉफ़ी का। वो भारत के किसानों जैसे गेहूँ, चावल, जो ज़रूरी चीज़ें उनके लिए वो काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, देखिए वैसे तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बाकी आप ये आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ भी देता हूँ। भारत लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का खूब जमकर शोषण किया और इसके परंपरागत विश्वविख्यात उद्योगों को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यंत निर्धन एवं पिछड़ी हुई दशा में थी, जिससे अभी तक हम संभल नहीं पाए हैं। ठीक है, तो आप इसमें से 1-2 पॉइंट बना लेना और अगर आपको और करना है तो और भी आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, ये 2005। ठीक है, इसको हम नरेगा जानते हैं। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो नरेगा आपने पढ़ा होगा बच्चों, नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ। और पहले नरेगा था, अब इसको MG नरेगा भी कहते हैं, मनरेगा भी कहते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है। देखिए महात्मा गांधी के नाम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। ठीक है, इसमें क्या था, एक परिवार के एक सदस्य को 100 दिन की नौकरी मिलेगी। पहले इसे 200 जिलों में लागू किया गया, बाद में इसे 600 जिलों में कर दिया गया। इसमें 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण रखा गया है। ठीक है, और आप इसमें क्या है कि एक परिवार के एक सदस्य को 100 दिन की नौकरी मिलेगी। कितने दिन की, 1 साल में एक परिवार के एक सदस्य को 100 दिन की नौकरी मिलेगी। ठीक है, और अगर 15 दिन के अंदर अंदर उसे नौकरी नहीं मिलती तो उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, क्योंकि देखो नरेगा जो है ना बहुत बार आया हुआ है, तो ये आप अच्छे से करिएगा नरेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें मैंने आपको बता दिया अंग्रेजों वाला। ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने क्वेश्चन समझा दिया, मतलब इसका आंसर बता दिया, मतलब ये जो आया हुआ ना वो बताया मैंने आपको। ठीक है, और ये आपके अर्थशास्त्र का चैप्टर है ना, निर्धनता वाला,
उससे है, ठीक है। देखिए अब 7वें क्वेश्चन में ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो। तो नीचे क्वेश्चन क्या है, सामाजिक विज्ञान द्वारा गरीबी को कैसे देखा जाता है, मतलब जो सोशल साइंटिस्ट है वो पॉवर्टी को कैसे देखते हैं। सुनिए अब आंसर। देखिए सामाजिक वैज्ञानिक या सामाजिक बुद्धिजीवी, ठीक है, मतलब बुद्धिजीवी मतलब बहुत इंटेलिजेंट। तो निधनता के विभिन्न संकेतक कौन कौन से बताए गए हैं। लेकिन निधनता को विभिन्न संकेतकों के द्वारा जाना जा सकता है, जैसे अनपढ़ता का स्तर, क्योंकि सामाजिक बोल रहे हैं ना कि लोग अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे हैं, कुपोषण का शिकार है या नहीं, प्रतिरोधक क्षमता में कभी मेरे बीमार से लड़ने की ताकत है या नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच कम है, नौकरी के अवसर कम है, ठीक है, पीने की पानी की कमी है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है या नहीं है। तो ये सब सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा के आधार पर निधनता का विशेषण अब सामान्य है। तो अगर सामाजिक वाला बोलेगा तो आपको सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा दोनों बता देने हैं, ठीक है। सामाजिक अपवर्जन यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह को सुविधाओं, लाभ और अवसरों से वंचित कर दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो अन्य अमीर लोगों के द्वारा लिए जा रहे होते हैं, ठीक है। अपवर्जन समझ में आ गया, मतलब जैसे कुछ लोगों को तो वो चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, और लेकिन कुछ लोग जो वो इन चीज़ों को पा ही नहीं पा रहे, उनको अपवर्जन कहते हैं। तो सामाजिक अपवर्जन समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं कि एक वर्ग ऐसा है जो बहुत बड़ी बड़ी संसाधनों को यूज़ कर रहा है, ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी सड़कों पर जा रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चला रहा है, उसको हर प्रकार की उसे सुविधा मिल रही है, पानी अच्छा मिल रहा है और बहुत सी चीज़ें। लेकिन एक ऐसा वर्ग है जो गंदा पानी पीने पर मजबूर है, उसको सुविधाओं का अभाव हो रहा है, तो ये सामाजिक अपवर्जन कहलाता है। वो नदी का पानी जो पास में वहीं से भर रहा है, सुविधाएं नहीं है, साफ पानी से मिल नहीं रहा, इस तरीके से। असुरक्षा मतलब एक मापन है जो आने वाले वंशों में किस समुदाय या व्यक्ति के निधन बनने या बने रहने की संभावना को बताता है। असुरक्षा एक मापन है जो आने वाले वर्षों, ये वर्षों की स्पेलिंग सही कर लेना, में किसी समुदाय या व्यक्ति के निधन बनने या बने रहने की संभावना को बताता है। मतलब ये असुरक्षा का मतलब है कि कोई ऐसा वर्ग जो आने वाले टाइम में ना या तो वो गरीब बन जाएगा या गरीब आज भी और पहले भी गरीब, आने वाले टाइम पर भी गरीब रहेगा। तो ये असुरक्षा की भावना होती है, ठीक है। तो ये सामाजिक बुद्धिजीवियों द्वारा निधनता के संकेतक के रूप में बताए गए हैं। और बाकी देखो ये सरकार द्वारा कौन कौन से गरीबी को दूर करने के लिए कार्यक्रम चलाए गए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको एक नरेगा बताया था ना, ऐसी अंत्योदय योजना है। और ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, आर्थिक समृद्धि और निधनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि देखो अगर समृद्धि बढ़ती चली जाएगी, आर्थिक मतलब धन की वृद्धि होती चली जाएगी, तो गरीबी में अपने कमी आएगी, ठीक है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, समृद्धि कैसे ला सकते हैं, शिक्षा के द्वारा ला सकते हैं। अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो उनके मानव का विकास होगा और अवसर मिलेंगे उन्हें आगे बढ़ने के, तो जो गरीबी धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में 1900 से 1930 तक के वर्षों के दौरान कामकाजी महिलाओं की स्थिति का वर्णन करें। मतलब ये जो काम करने वाली जो औरतें हैं ना, इनकी स्थिति कैसी थी, स्पेशली महिलाओं की, उनके बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर देखो आप, देखिए आंसर सुनिए। 1905 की रूसी क्रांति एवं 1917 की फरवरी क्रांति के दौरान महिला कामगारों ने भी रूस का भविष्य बनाने में भाग लिया, ठीक है। और जब भी ऐसा कोई लॉन्ग क्वेश्चन आए तो सबसे पहले निम्नलिखित करके जो क्वेश्चन में से लाइन होती है ना, निम्नलिखित प्रयास के इस तरीके से लिखना होता है। महिला कामगार सन 1914 तक कुल कारखाना कामगार शक्ति का 31% भाग बन चुकी थी, ठीक है, किंतु उन्हें पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी दी जाती थी। एक ये कड़वा सच ये भी है कि काम तो करती थी लेकिन मजदूरी कम मिलती थी। महिला कामगारों को न केवल कारखानों में काम करना पड़ता था, अपितु उनके परिवार एवं बच्चों की भी देखभाल उन्हें करनी पड़ती थी। वे प्राय अपने साथ काम करने वाले पुरुष कामगारों को प्रेरणा भी देती थी। और 1917 की अक्टूबर क्रांति के बाद समाजवादियों ने रूस में सरकार बनाई और 1917 में राजशाही के पतन एवं अक्टूबर की घटनाओं को ही सामान्यतः रूसी क्रांति कहा जाता है। तो ये तो रूसी क्रांति के बारे में हो गया, आपको केवल यहाँ से यहाँ तक करना है, ठीक है, ओके। और ये कार्ल मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है,
इन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया था, ये आप पढ़ लेना। लेबर पार्टी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ लेते, ये आप पढ़ लेना, ऊपर ये जो दे रखा है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये महिला वाला आपका हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है, कथन को उचित सिद्ध करें। तो जब भी ऐसे पूछ रहे तो आपको मतलब प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में बताना है, वो किस तरीके से महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए, प्रधानमंत्री देश की सर्वोच्च राजनीतिक संस्था है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत वाले दल अथवा गठबंधन के नेता की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। जो प्रधानमंत्री होता है ना, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो बहुमत में जिसकी सरकार होगी उसमें से एक व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री चुना जाएगा। अगर बहुमत नहीं मिलता तो गठबंधन से जो प्रधानमंत्री वो तय करेंगे तो राष्ट्रपति उसी को नियुक्त कर देगा। तो प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल तय नहीं होता, अपितु वह तब तक अपने पद पर रहता है जब तक वह दल अथवा गठबंधन का नेता बना रहता है। अगर दल ने अस्वीकार कर दिया, हटा दिया, तो फिर वो हट जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या हैं? वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्य में समन्वय स्थापित करता है, मतलब तालमेल बनाता है। विभागों में असहमति उत्पन्न होने की स्थिति में उसके निर्णय अंतिम होते हैं। वह विभिन्न मंत्रालयों की सामान्य निगरानी करता है। सभी मंत्रालय उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों में कार्य का वितरण तथा पुनर्वितरण करता है। उसे मंत्रियों को बर्खास्त करने की शक्ति प्राप्त है। जितने नंबर का उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं, ठीक है। जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। मतलब अगर प्रधानमंत्री ने छोड़ा तो सारे मंत्री जितने भी प्रधानमंत्री बनाएंगे सब हट जाएंगे, सब इस्तीफा। इस प्रकार यदि कैबिनेट भारत की सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था है तो कैबिनेट के अंदर प्रधानमंत्री सर्वाधिक प्रभावशाली होता है, ठीक है। इस तरीके से हो गया ये। ऐसे देखो, राष्ट्रपति का भी कर लेना एग्जाम में, लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर होता है ये भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलो अब आगे देखते हैं। उसके बाद और में है कि भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया क्या है, मतलब राष्ट्रपति किस तरीके से चुना जाता है भारत में, और भारत के राष्ट्रपति की मुख्य शक्तियों और कार्यों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर देख लो। देखिए, मैं अब आपको आंसर बता रहा हूँ। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मतलब चुने हुए सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि राष्ट्रपति को हटाया क्या जा सकता है, ये अभी इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति को अगर हम हटाना चाहते हैं तो अनुच्छेद 61 में बोला गया कि महाभियोग से हटा सकते हैं राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 71(1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनावी गड़बड़ी के लिए हटाया जा सकता है, ठीक है। ये दो हटाने के लिए हो गया, लेकिन ये इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, इसमें नहीं करना आपको। अब राष्ट्रपति की शक्तियाँ देख लो। राष्ट्रपति संसद का प्रमुख और भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति होने के नाते अपनी न्यायिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए संविधान द्वारा पूरी तरह से सशक्त होते हैं। राष्ट्रपति का मुख्य कार्य संघ और राज्य सरकारों, देखो कार्य लिखा आ जाए या शक्तियाँ लिखा आ जाए, आपको ही बताना है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का मुख्य कार्य संघ और राज्य सरकारों तथा संसद या राज्य विधानसभाओं के असंवैधानिक निर्णयों को लागू करने से रोकना है, ठीक है। मतलब अगर कोई ऐसा निर्णय जो असंवैधानिक है, मतलब जो सही नहीं है, संविधान के अनुरूप नहीं है, तो राष्ट्रपति उसको रोक भी सकता है। राष्ट्रपति संविधान के सबसे बड़े रक्षक है, जो कार्यकारी और विधानसभाओं की असंवैधानिक गतिविधियों को रोक सकते हैं, मतलब, ठीक है। ये अगर एक आधा बार आ गया ना तो उसको आप इग्नोर कर देना, ठीक है। तो और भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल आप बता सकते हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। और राष्ट्रपति जो होते हैं वो जो उच्च न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय होता है, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आप ये भी लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है, वह केवल नाम मात्र की शक्ति का प्रयोग करता है, वह ब्रिटेन की महारानी के समान है, ठीक है, जिसके अधिकतर जो अधिकार है वो अलंकारिक हैं, ठीक है, अलंकारिक होते हैं, मतलब नाम मात्र के होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट है 10th कि भारत में गरीबी के प्रमुख कारणों का वर्णन करें, ठीक है। डिस्क्राइब द मेजर रीजंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया।
देखिए, एक है भूमिहीनता, गरीबी को का कारण, खराब स्वास्थ्य, बेरोजगारी, भूमि संसाधनों की कमी, परिवार का आकार, बाल श्रम, निरक्षरता। ठीक है, आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आप ये भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया ना पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को लिख के एक्सप्लेन कर देना। एसएसटी में फुल नंबर चाहिए तो पॉइंट लिख के एक्सप्लेन करो, और जो भी क्वेश्चन आंसर आते हैं टिप्पणी को छोड़ के बाकी सब पॉइंट में लिखो। जैसे 3 नंबर का तो 3 पॉइंट में बताओ, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में गरीबी की अंतर्राज्यीय असमानताओं का संक्षिप्त लेखा जोखा दें। देखिए, अंतर्राज्य का मतलब होता है एक राज्य का दूसरे राज्य से कैसे अंतर है, मतलब एक राज्य अमीर है तो दूसरा राज्य गरीब है, तो क्या क्या उसमें अंतर पाया जा रहा है। जैसे पंजाब, हरियाणा है, यूपी है, दिल्ली है, बिहार है। ठीक है, इन सब में क्या क्या अंतर है, कैसे है भारत में, तो आपको ये बताना है। और अगर ऐसी आपसे विश्व का पूछेगा तो आपको विश्व के विभिन्न देशों का बताना पड़ेगा, दक्षिण एशिया, अमेरिका, यूरोप, इन सब का बताना पड़ेगा। तो एग्जाम में वैश्विक निधनता और अंतर्राज्यीय निधनता, इनमें से कोई क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। ठीक है, तो देखिए अंतर्राज्यीय असमानताओं के बारे में, औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पीकरण को या हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। इसके परिणामस्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिर गई। ठीक है, मतलब जैसे अंतर्राज्य असमानता है ना, तो कुछ राज्य इस तरीके से पिछड़ गए, कुछ राज्य आगे निकल गए। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने बहुत बड़ा पूरा हाल कर दिया था भारत का। ठीक है, आगे सुनो। ऐसे भारत सरकार 2 बातों में असफल रही, आर्थिक समृद्धि और प्रोत्साहन और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, जो निधनता चक्र को स्थिर कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर आए, लेकिन इसका प्रभाव भारत के सभी भागों को नहीं मिला। मतलब अपनी लैंग्वेज में बना बना के लिख सकते हैं कि जैसे भारत में हरित क्रांति आई तो उसका प्रभाव पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी को मिला और राज्यों को नहीं मिला, जिसकी वजह से कुछ राज्य जो पिछड़ गए। फिर क्या पंजाब, हरियाणा, यूपी आगे निकल गए, पश्चिम यूपी, बाकी राज्य जो पिछड़ गए। ऐसे बना बना के इसमें और पॉइंट अपने आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए भारत में ना जो असमानता आ गई अलग अलग राज्यों के अंदर। और देखिए, अगर आपको आंसर सही नहीं लग रहा तो आपकी बुक में जो दे रखा है ना, बुक का ये इकोनॉमिक्स की, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। उसमें और लिखा था, अभी मेरे पास वो मटेरियल अवेलेबल नहीं तो उसमें से आपको बता देता। ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं। देखिए, उसके बाद आपके एग्ज़ाम में पैसेज आएगी जो आपका सेक्शन डी होगा। ठीक है, पैसेज आपकी भी आएगी, तो मैं पैसेज पढ़ नहीं रहा हूँ और ना उनकी क्वेश्चन के आंसर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बस आपको दिखा रहा हूँ, आप खुद पढ़ें, अपने आंसर दे दें। ठीक है, तो ये पैसेज है सेक्शन डी में, क्वेश्चन नंबर 11वां है। अब इसके आगे देखिए, ये इंग्लिश में लिखी गई है। फिर नीचे एक क्वेश्चन और उसके आंसर हैं। ठीक, क्वेश्चन आंसर नहीं है। ठीक है, आपको खुद करने हैं। और फिर 12वें नंबर पे पैसेज है, आप देख सकते हैं 2 पैसेज आपकी 4 मार्क्स की हैं। ये इंग्लिश में है। ठीक है, देखिए आप सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप स्पेशल थैंक यू भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये स्टूडेंट्स सेक्शन ई है। सेक्शन ई आपका मैप से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो मैप की मैंने वीडियो बना दी और बहुत सारी वीडियो मैंने बना दी है आपके लिए। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, बहुत सारी वीडियो सबको मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, बाकी मैं और कोशिश करूँगा कि आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। और अपना पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ स्टूडेंट्स।